संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मोदी का लॉलीपॉप बजट उदयपुर वासियों को लगा स्वादिष्ट। लोगों ने कहा भले ही घोषणाएं चुनावी हो लेकिन है तो राहतदार। हरियाणा की शेरनिया मुक्केबाजी में रही सबसे अव्वल। राजस्थान विद्यापीठ में 5 दिवसीय प्रतियोगिता का हुआ रंगारंग समापन। जेके पॉटिस हॉस्पिटल ने अपने पर लगे सारे आरोप किए सिरे से खारिज। कहा पल पल की हालत से अवगत थे परिजन। और रसूखदार जमीनखोरों से परेशान पीड़ित पहुंचा पुलिस कप्तान की शरण में। जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं 3 दोस्त। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बजट पर बहस की। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट शुक्रवार को पेश किया। इस बजट को उदयपुर के बाशिंदों ने ऐतिहासिक बताते हुए लोकसभा चुनाव के लिए इसे मास्टर स्ट्रोक बताया। लोगों ने वित्त सेवक पीयूष गोयल द्वारा इनकम टैक्स में 5 लाख की छूट को एक अच्छा फैसला बताते हुए इसे महंगाई कम करने वाला कदम बताया। साथ ही गृहिणियों ने भी इस सरकार द्वारा पेश किए गए अंतिम बजट की तारीफ करते हुए इसे अपने लिए फायदेमंद बताया। इस बजट में केंद्र सरकार की ओर से इनकम टैक्स स्लैब में जो राहत दी गई है उससे लोगों को राहत मिलेगी और सरकार की ओर से दी गई छूट पर सभी ने खुशी जाहिर की है। इसके अलावा किसानों के लिए सरकार ने जो योजना लागू की है उससे किसानों की माली हालत में सुधार आएगा। लोगों की माने तो किसानों की हालत सुधरेगी तो देश की हालत में सुधार आएगा। फॉर द नेक्स्ट डिकेड ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बहुत ही तेज गति से प्रगति कर रही है और समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंचे इसके लिए प्रतिबद्ध। अब आने वाले 10 वर्ष का मैं थोड़ा आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मैडम स्पीकर, द एनडीए गवर्नमेंट headed by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has laid the foundation for India's growth and development for times to come. माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार जिक्र किया था, शायद रामलीला की याद फिर एक बार सबको आ रही है। तो ये सब देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि इस बार का जो बजट है वो वाकई बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है और खासकर मिडिल क्लास के लिए और किसानों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और हम महिलाएं भी बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत कुछ हमें मिल रहा है इस बार। अगर हमारा जो टैक्स है वो हमें इतना हमारी एक लिमिट बढ़ गई है उसकी, जो 2.5 लाख से 5 लाख पहुंच गया है। उसके अलावा जो हम सेविंग्स करेंगे, हमारे सेविंग्स पर भी अब टैक्स की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, तो वो भी हमें अच्छा लग रही है, वो भी राहत दे रही है कहीं ना कहीं। और इसके अलावा किसानों को मिल रहा है, उनको 60 साल से ऊपर जो उनको 3,000 का महीना ऐसा उनको भी दिया जाएगा कुछ न कुछ बोनस के रूप में। तो ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं। कुल मिलाकर मैं तो ये कहूंगी कि ये बजट सच में अच्छा है और ये अंतरिम बजट, चाहे इसे वोट लुभावना बजट कहें, चाहे जो भी नाम दे लें इसके लिए, लेकिन वाकई इस तरह के बजट जिसमें सभी को राहत मिले, सभी हर वर्ग राहत महसूस कर सके, ऐसा ये बजट है और ऐसा ही होना चाहिए। और जहां तक इसे वोट से जो आने वाले लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हाँ कुछ हद तक ये मदद कर सकता है, लेकिन फिर भी लोगों का अपना विवेक है, वो अपने हिसाब से वोट करते हैं। ये बजट एक रिश्वत के रूप में नहीं होगा। लोग जो दिल से चाहते हैं कि मोदी जी का काम हमने पिछले 4-4.5 सालों में देखा है, वाकई विकास यात्रा एक चल पड़ी है देश के लिए और काम अच्छा हो रहा है। हम उसे देख करके वोट जरूर देना चाहेंगे। किसे देना ये हमें तय करना है, लेकिन हाँ हमारा पॉजिटिविटी जरूर आ रही है सर। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से किया हुआ है, तो मैं जब भी बजट आता है तो मैं किसानों की तरफ जो सरकार करती है उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेती हूँ। मैं इस बार जब मैंने बजट देखा तो किसानों के लिए काफी हित की बातें कही गई है। अब यही है कि कितनी बातें इम्प्लीमेंट होती है और कितनी सरकार इन किसानों तक अपनी सारी रियायतें पहुंचा सकती है, ये जरूरी है। दूसरा ये कि जब हमारे किसान खुश रहेंगे तो अल्टीमेट जो उसका इफेक्ट है वो एक आम जनता पर आएगा। हम जो महिलाएं हैं जो अनाज खरीदने जाती है, दाल दाने खरीदने जाती है, ये अगर सस्ती होती है
जब हमारी पैदावार ज्यादा होगी तो ये सस्ती हो जाएगी। प्लस हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे कि पेट्रोल को सस्ता करे। हमारे बच्चों की स्कूल की जो पढ़ाई है अगर वो भी कम हो तो ओवरऑल जो एक आम इंसान या एक आम महिला जिस तरह से इन सबको बचाकर अपनी सेविंग कर सकती है तो वो ज्यादा कर पाएगी। नहीं, मोदी सरकार ने इस बार जो बजट दिया है, पीयूष गोयल जी ने बहुत ही अच्छा बजट दिया है। व्यापारियों के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। इनकम टैक्स की स्लैब जो 5 लाख रुपए बढ़ा के इन्होंने एक बहुत बड़ा रामबाण दिया है हमारे को। एक तरह से मतलब व्यापारियों के लिए और मिडिल क्लास के लिए जीवन दान दिया है। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा स्लैब देंगे। 5 लाख के साथ में ग्रेजुएटी और TDS और ये सब मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 7 लाख रुपए तक की इनकम के लिए कोई टैक्स नहीं देना है। ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला है। उन्होंने किसानों की हित की भी सोची है, व्यापारियों की हित की भी सोची है, देश की जनता के लिए भी सोचा है। मतलब कुल मिला के मुझे लगता है कि इस मोदी सरकार ने लास्ट का अंतिम जो बजट दिया है वो इतना बेहतरीन बजट दिया है। इसमें मोदी सरकार को मैं तो कहता हूँ 10 में से 10 नंबर मिले तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ये है कि इतने साल हम कड़वी दवाई जरूर पी रहे थे हम व्यापारी, लेकिन इस बार मीठी दवाई दी है और ये निश्चित रूप से आने वाले समय में मोदी सरकार के लिए लाभदायक रहेगी। आज जो अंतरिम बजट आया है केंद्र सरकार का वो बहुत ही शानदार बजट मैं इसको कहूँगा। इसमें जो 5 लाख की रिबेट टैक्स में गवर्नमेंट ने दी है, इससे करीब 3 करोड़ मध्यम वर्ग के परिवार को फायदा होगा। और ये 2.5 लाख से डायरेक्ट 5 लाख करना एक बहुत शानदार कदम है सरकार का। और सरकार ने इसमें बाकी सारे हमारे मध्यम वर्ग के अलावा सैनिकों का, महिलाओं का, किसानों का सबका ध्यान रखा है। तो एक बहुत शानदार बजट इसको मैं कहूँगा। ये बजट बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बजट कहा जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 5 लाख की जो छूट दी है उसमें नौकरी पेशा जो लोग हैं उनमें इतनी खुशी की लहर दौड़ गई है कि उसका आप किसी भी शब्दों में अपन वर्णन नहीं कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उनका काफ़ी कुछ पैसा शेयर बाजार में भी आता है। तो अभी इस वक्त शेयर बाजार भी 500 पॉइंट प्लस की ओर अग्रसर है, जबकि आप रेगुलर देख रहे हैं पिछले 4। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ बजट इसको कहा जा सकता है। सबका साथ सबका विकास वाली कहावत चरितार्थ कर दी है मोदी साहब ने। और इस बजट से भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत का विकास चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। भारत के प्रत्येक नागरिक को जाति धर्म के भेदभाव किए बिना सबको समान फायदा मिलने वाला बजट है और श्रेष्ठ बजट की श्रेणी में ये बजट है। जो भारतवर्ष की स्वतंत्रता के अंदर ऐसा बजट हमें आज दिन तक नहीं मिला। इस बजट से मध्य वर्ग को छूते हुए आज जो भी बजट पास हुए हैं या तो निम्न गरीब लोगों को या अधिक पैसे वालों को ही बजट के लाभ मिला है। आज जो बजट पास हुआ है वो मध्य वर्ग को बहुत छूते हुआ बजट है। किसानों को जो भी बजट सहायता मिलनी चाहिए तो सालाना 6,000 जो स्टेट फंड दिया जाएगा वो भी इस किसानों के लिए बहुत लाभकारी होगा। इसी तरह महिलाओं के लिए और जो आयकर में जो छूट दी है 2.5 लाख से लगाकर 5 लाख तक और टोटल मिला के जो 7 लाख तक का जो छूट दी है वो भी हमारे हर मध्य वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए भी बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आज भारत सरकार के वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो खाली इनकम टैक्स में छूट दे के वाहवाही लूटना चाह रहा है। व्यापारी वर्ग को GST में कोई राहत नहीं दी गई है और एक तरफ से इन्होंने इनकम टैक्स में राहत दी है। पर आपको एक जानकारी होगी कि आज से टीवी जो केबल चलती है इस देश के अंदर, गरीब लोग जो टीवी देखते हैं, मनोरंजन का साधन है, वो 150 और 200 रुपए में टीवी देखते थे, 250 रुपए में टीवी देखते थे। आज NTO लागू कर दिया, टैरिफ प्लान चालू कर दिया है। उसमें भारत के जितने भी टीवी दर्शक है, टीवी देखना है तो उनको डबल पैसा देना पड़ेगा, मतलब 200 रुपए से 450 400 रुपए देना पड़ेगा। ये एक तरफ तो ठग रहे हैं, दूसरी तरफ हमको छोटे छोटे राहत दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल की हालत बेहद खराब है, गैस की हालत खराब है, किसी में इन्होंने राहत नहीं दी है। और दूसरा इनकम टैक्स में जो छूट दी है उसमें फाइलिंग वाला जो है उसमें उन्होंने कोई छूट नहीं दी है। 2.5 लाख रुपए जिसको प्रॉफिट होगा उसको इनकम टैक्स की फाइल जरूर फाइल करना पड़ेगा। इस तरह का लोगों को ठगा है और ये खाली चुनावी बजट है। मोदी जी ने रेवड़ियाँ बांटी हैं जाते जाते और कुछ नहीं, बेरोजगारों की जहाँ तक
हटाने का प्रश्न है। बेरोजगारी वो समस्या यूं की यूं है, बेरोजगार ऐसे के ऐसे ही है। उन्होंने 5 साल में जो वादे किए थे वो कोई उन्होंने जाते जाते भी पूरा नहीं किया। मिडिल क्लास वालों के लिए अभी तक कुछ नहीं सोचा उन्होंने। वो भी जो भी किया है उन्होंने IT के अंदर छूट, वो भी नेक्स्ट ईयर लागू होगी। अभी इस साल में तो कुछ भी नहीं है 1 साल तक। और आधा एकड़ जमीन जिसके आधा एकड़ किसान जो जमीन का मालिक है उसके लिए थोड़ी ठीक है कि साल में उसको 6,000 रुपए की वो दिए कि उसको दिए जाएंगे, और बाकी 4-5 एकड़ वालों को तो अच्छा किसान की लिए कुछ भी नहीं सोचा है। अच्छा होता है कि उसकी कुछ ना कुछ पैदावार को के लिए सुरक्षित सही मुआवजा कुछ ना कुछ देते उसको, क्योंकि आज जिसकी बड़ी जमीन होती है, बड़े किसान होते हैं, उनके बहुत खर्चे होते हैं सारी इक्विपमेंट्स के ऊपर और बीज के ऊपर, खाद के ऊपर, फसल के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर उनका बहुत पैसा खर्च होता है। खेतीगर किसान को कुछ नहीं मिला है, स्वास्थ्य की स्रोतों में कुछ भी नहीं दिया है। 40,000 की इनकम टैक्स पर टैक्स नहीं है, उसकी छूट दे दी है। देश की इकोनॉमी का कुछ नहीं सोचा। इसमें मोदी जी के इस बजट के ऊपर मैं यही प्रतिक्रिया करना चाहूंगी कि उन्होंने कुछ नहीं दिया है। जितनी जनता को उनसे आशाएं थी, जितने उन्होंने वादे किए थे अपने 5 साल में, उनके सारी जनता की आशाओं पे पानी फेरा है और कुछ भी नहीं। उन्होंने जितना जनता के ऊपर, आम जनता के ऊपर एक बोझ डाला था टैक्सों का, GST का, एक सबके ऊपर, जिसको कुछ भी नहीं उन्होंने राहत दी। और जनरल बजट के अंदर और मैं क्या, राजस्थान विद्यापीठ की मेजबानी में हो रहे ऑल इंडिया वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी गर्ल्स बॉक्सिंग के 5 दिवसीय प्रतियोगिता के आखिरी दिन शुक्रवार को प्रतापनगर स्थित खेल मैदान पर हुआ। इस अवसर पर HRH ग्रुप की निवृत्ति कुमारी मेवाड़, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर कोच एवं भारत को बॉक्सिंग में पदक दिलाने वाले JS संधू, सुखाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP शर्मा, विधि महाविद्यालय के डीन प्रोफेसर आनंद पालीवाल, कुल प्रमुख भंवरलाल गुजर, कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत आदि ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसके बाद सहायक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिलीप सिंह चौहान ने अतिथियों का स्वागत करते हुए 5 दिवसीय प्रतियोगिता की जानकारी दी। अपने उद्बोधन में निवृत्ति कुमारी ने कहा कि बेटियों और बहू दोनों में कोई फर्क नहीं है। वर्तमान में जिस तरह का माहौल है उसमें इनकी सुरक्षा व सम्मान की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बात है। ऐसे में यदि बहू और बेटियां खुद की सुरक्षा और सम्मान की दिशा में पहल करेंगी तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अध्यक्षीय उद्बोधन में कर्नल सारंग देवोत ने कहा कि आज महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आज बॉक्सिंग में देश भर की 1000 से अधिक महिला बॉक्सर ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया। एक वक्त था जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। विद्यापीठ की मेजबानी में हो रहे ऑल इंडिया वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी गर्ल्स बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने 3 गोल्ड 3 कांस्य पदक पाकर पहले स्थान पर रही। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की टीम 1 गोल्ड 3 सिल्वर पदक लेकर दूसरे स्थान पर रही। MDU रोहतक विश्वविद्यालय की टीम 1 गोल्ड और 1 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही केरला विश्वविद्यालय ने 1 गोल्ड 1 कांस्य पदक पाकर चौथे स्थान हासिल किया। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की जयसीन को बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड दिया गया। साथ ही मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय की ममता को बेस्ट लूजर का अवार्ड दिया गया। Stop! Right, stop!
बात है। हम समाचार और अखबार में पढ़ते हैं, देखते हैं कि आजकल महिलाओं पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को देखकर महिलाओं की सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी हो गई है और अगर महिलाएं खुद की सुरक्षा कर सकें तो इससे बड़ी बात और खुशी की बात हो नहीं सकती। बोलो ना, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज, दोनों को ब्रॉन्ज। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग है, जो ये यूनिवर्सिटी है, उनके वीसी साहब को, उनके डायरेक्टर स्पोर्ट चौहान साहब को और जितनी भी उनकी टीम है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा इवेंट है हिंदुस्तान में, बहुत टफ इवेंट है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराना और इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत उम्दा तरीके से चैंपियनशिप कराई है और जिसमें बहुत योगदान है इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इसको सक्सेस करने में। ये जो कंपटीशन है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपटीशन है हिंदुस्तान का और दुनिया के अंदर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बॉक्सिंग है ये एक प्लेटफॉर्म है बॉक्सरों के लिए अपना को शोकेस करने का और आगे बढ़ने का। यहाँ से जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट होके नेशनल इंटरनेशनल टीम में जाते हैं। ये जो पार्टिसिपेशन हुआ है इस बार, इसमें 100 प्लस के करीब यूनिवर्सिटी हिस्सा ले रही हैं जो आज तक का रिकॉर्ड है और इसमें 520 से ऊपर बॉक्सर जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया है जो आज तक का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है और बड़ी खुशी होती है यहाँ आके और देख के। इस कंपटीशन में आपको वर्ल्ड चैंपियंस, एशियन मेडलिस्ट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट, नेशनल चैंपियंस, नेशनल कैंपर्स एंड और भी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो ऑफिशिएटिंग की प्रणाली है वो भी बहुत अच्छी रही है और मैं इसको एक बहुत बढ़िया और बहुत कामयाब कंपटीशन कहूँगा और सारे ऑर्गेनाइजर को, स्पेशली वीसी इस यूनिवर्सिटी के जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, दीपेंद्र चौहान, और उदयपुर वासियों को बधाई देना चाहूँगा एक इतना उम्दा कंपटीशन इस सिटी में कराने के लिए। जैसा कि आप सभी को विदित ही हैं कि विगत 4 दिनों से 28 जनवरी से आज तक के प्रोग्राम चल रहे हैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018-19, जिसमें 103 यूनिवर्सिटी ने भाग लिया और 1000 से ज़्यादा बॉक्सर्स गर्ल्स आई थी। बहुत अच्छा इवेंट हुआ, हमने बहुत ही पारदर्शिता के साथ इस इवेंट को करने में सफल हुए और एक ऐसा इस इवेंट्स को देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारी महिलाएं, जो हम एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो आज महिला वो सशक्त हो चुकी हैं क्योंकि इसका नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन देखने से और साथ ही जिस रुचि से और जिस बड़ा टफ कंपटीशन इसमें रहा था, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया और ऐसा लगता है कि आज अब भारत बदल रहा है और ऐसा भारत का निर्माण कर रहे हैं जिसमें हमने बहुत एक, अगर हमें प्राचीन समय की याद दिलाता है, जिसमें कि प्राचीन समय में हमारी महिलाओं, विदेशी महिलाओं को उतना ही महत्व दिया जाता है कि आज देना जरूरी था। तो आज हम उस पायदान पर बैठे हैं कि हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कम गुंजाइश रह गई है और विद्यापीठ, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय एक उन अग्रणी विश्वविद्यालयों में है कि जो खेलों को बढ़ावा देता है। हमारे यहाँ हमारे डॉक्टर भवानी पांडे जी, डॉक्टर दिलीप सिंह जी और की पूरी टीम ने दिन रात करके एक ऐसा इवेंट को सफल बनाया है जिसके मेरे पास कोई शब्द इनको मैं किस तरह से आभार व्यक्त करूं। और एक शहर के लिए भी एक अच्छी बात है, यहाँ की जो दक्षिण अंचल में बहुत ही एक पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है,
यहाँ भी एक ऐसा वातावरण बना जिसमें यहाँ की बच्चियां आगे आने को प्रेरित हुई हैं और आशा करता हूँ कि ये गति चलती रहे। शहर के जेके फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती पुलिस उप अधीक्षक की मौत पर परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को हॉस्पिटल प्रबंधन ने सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस उप अधीक्षक अभय शर्मा फेफड़ों में संक्रमण के कारण 1.5 माह से भर्ती थे, जिनकी बुधवार रात मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 12 लाख रुपए हड़पने का मुकदमा सुखेर थाने में दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या व धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इधर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। चिकित्सकों ने जांच के लिए मृतक का बिस्तरा रखा है। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में SC/ST सेल में तैनात उपाधीक्षक भीलवाड़ा निवासी अभय शर्मा को फेफड़ों में संक्रमण होने पर 16 दिसंबर को फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। शर्मा की पत्नी पायल शर्मा का कहना है कि 16 दिसंबर से ही ICU में इलाज चल रहा था। चिकित्सकों ने पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का आश्वासन दिया था और इलाज के दौरान करीब 12 लाख रुपए भी लिए थे। बाद में पायल शर्मा ने अस्पताल प्रबंधन से आर्थिक तंगी के कारण सरकारी अस्पताल रेफर करने को लेकर अपने स्तर पर वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की थी। तभी अस्पताल प्रबंधन ने उनसे 3,30,000 रुपए की बकाया राशि की मांग कर दी। दूसरी तरफ जेके फोर्टिस हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर तरुण व्यास ने सारे ही आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि 1.5 माह तक अभय शर्मा का इलाज चलता रहा, तब तक परिजन संतुष्ट थे। अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा उनको रोजाना मरीज की हालत से अवगत भी करवाया जा रहा था। कोई भी चिकित्सक कभी चाहता है क्या कि मरीज की मौत हो, लेकिन अब उनके परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं, जिसे हम सिरे से खारिज करते हैं। कमल जी, ऐसा है, अभय जी हमारे पास में करीब 1.5 महीने तक इलाजरत रहे थे। जब वो यहाँ आए तो उनको सीवियर लिवर डिजीज थी। काफी समय से थी, काफी सालों से वो इस चीज से पीड़ित थे। लिवर डिजीज के साथ साथ क्या होता है, लिवर एक ऐसी हमारे शरीर में ग्रंथि है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो हमारे शरीर की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। और जब लिवर एक बार खराब होता है तो हमारी बॉडी के एक मैं बड़े वृहद स्तर पर आपको बता रहा हूँ, लिवर जो है ऐसी ग्रंथि है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी जो है कंट्रोल रखती है। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता शरीर की, तो वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जब हमारा लिवर काम ढंग से नहीं करता है तो दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्ट होने लगते हैं, किडनी भी इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह से जब मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन शुरू हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी ठीक नहीं रहती, तो छोटे मोटे इन्फेक्शन हमको पकड़ते हैं। एक इन्फेक्शन ठीक होता है, आप एंटीबायोटिक्स देते हो तो एंटीबायोटिक्स से इन्फेक्शन कंट्रोल में आता है। पर जब प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं होगी तो एंटीबायोटिक की भी एक दायरा है, उस दायरे तक ही वो उस चीज को कंट्रोल कर पाती है। उसके बाद में दूसरा इन्फेक्शन पकड़ लेता है। तो इस तरह से वो काफी समय से जो है छोटे से लेके बड़े इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। 1.5 महीने तक उन्होंने जिस रूप में यहाँ पे हमने उनकी केयर की, हमने जितना जो हम बेस्ट उनके लिए कर सकते थे हमने उनके लिए किया। तो मैं तो यही कहूँगा कि सर जो बेस्ट पॉसिबल हमारी तरफ से था वो हमने इस हॉस्पिटल में किया। उनकी फैमिली ने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स की काफी लापरवाही पूरे जी नहीं, मैं इसको जो है सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि हम जो भी पेशेंट को इलाज करते हैं, भले वो 2 दिन के लिए आए चाहे 1.5 महीने के लिए आए, जिस तरह से आप थे, हर व्यक्ति को जो उनके साथ में परिजन होता है, हम हर अवस्था से उनको अवगत कराते हैं। दिन में 1 बार या 2 बार जितनी जरूरत पड़ती है, तो कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हम सभी डॉक्टर्स की एक टीम बुलाते हैं, उसको हम MDT बोलते हैं। वो डॉक्टर साथ में बैठते हैं, परिवारजन भी साथ में बैठते हैं, उनकी कुछ क्वेरीज होती हैं। तो जितने डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं पेशेंट की केयर में, भले वो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट हो, इंटरनल मेडिसिन हो या कार्डियक हो, जो भी जितने भी इन्वॉल्व होते हैं सभी डॉक्टर साथ में बैठते हैं एज ए टीम, और हम उनकी जो भी क्वेरीज होती हैं या जो हमको उनको समझाना होता है या उनको हमसे कुछ समझना होता है, तो वो उस मीटिंग में हम डिसाइड करते हैं। और ये मीटिंग हमारी हर 10-12 दिन में होती है, अगर पेशेंट का लंबा स्टे होता है। वरना रोजाना हम परिजन को मिलाते हैं पेशेंट से, और उनके बाकायदा RCRs होते हैं। हम उनको रिलेटिव को कम्युनिकेट करते हैं कि साहब क्या अवस्था चल रही है, कैसी चल रही है। तो ये सारी चीजें मैं जो है सिरे से खारिज करता हूँ जो उन्होंने आरोप लगाया। ऐसा कुछ नहीं था, और वो काफी संतुष्ट थे। उनके खुद के बयान जब वो हमको कहते साहब हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, हम यहीं रखना चाहते हैं, तो उनकी संतुष्टि इसी चीज से जाहिर होती थी कि वो हमारे कहने के बावजूद भी दूसरे अस्पताल में नहीं ले जाना चाहते कि नहीं साहब आप यहीं पे इलाज कीजिए। लेकिन बाद में दर्ज करवाया पुलिस थाने में। सर ये उनका एक सोच है, उनका तरीका है, उसमें तो मैं कुछ नहीं आपको कह पाऊंगा। कि पर हमने जो हम बेस्ट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके मरीज को कभी तकलीफ हो, क्योंकि वो मरीज आता ही इसीलिए है कि वो ठीक हो, पर ईश्वर के आगे डॉक्टर भी डॉक्टर ही रह जाता है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट
शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद लें स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली। सिटी की भीड़ भाड़ से दूर प्रताप नगर गोवाना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर पाम फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, स्नैक्स, स्टार्टर्स, beverages, breakfast, South Indian soup, Chinese main course, papad and raita, bread, basmati rice, dessert special, Singapore noodles. Address: Hotel Silver Palm, Fire and Ice Restaurant and Cafe, Pratapnagar Sukher Bypass, near Crystal Garden, Pratapnagar, Udaipur. Mobile number 8890669683. अगर आप मिनरल माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका। एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019, जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स, माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 90578050 9799886677। के बाद आपका स्वागत है। शहर में किस तरह भूमाफियाओं का आतंक फैला है और प्रशासनिक मदद नहीं मिलने से किस तरह बेबस लोग अपनी जमीन को अपनी आंखों के सामने ही खोकर आत्महत्या करने तक की सोच लेते हैं। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला शुक्रवार को जिला कलेक्ट्री परिसर में, जब सुखाड़िया सर्किल क्षेत्र में स्थित एक बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द करने में भूमाफियाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी और पीड़ित को मजबूरन अब जिला पुलिस अधीक्षक की चौखट पर जाना पड़ा। आपको बता दें कि पीड़ित इंद्रलाल टेलर ने चंद्रकुंवर आड़ा से यह मकान खरीदा था, लेकिन बाद में चंद्रकुंवर आड़ा ने जालसाजी के तहत अपने पुत्र वधू कल्पना राज सिंघोत को दान कर दी। इस पर ऐतराज किया और मामला न्यायालय में लंबित चल रहा था। किसी का भी स्वामित्व न्यायालय की तरफ से आदेशित नहीं किया गया था। बावजूद इसके दोनों ही सास बहू ने अशोक कुमार अग्रवाल को मकान का बेचान कर दिया। इस दौरान मेरी कब्जेशुदा जमीन को भी अशोक कुमार अग्रवाल ने 2.5 करोड़ में खरीदने का इकरार किया और पेशगी के रूप में 51,000 का चेक भी दिया
था। लेकिन अगले दिन जब मैं अपनी बाकी राशि लेने गया तो अशोक कुमार अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, आशीष अग्रवाल ने मेरे साथ मारपीट की और मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इस पर मैंने न्याय के लिए लोकायुक्त में भी शिकायत की, जिसका इन बदमाश रसूखदारों को पता चला तो इन्होंने मेरा अपहरण करवाया और अपने साथियों के साथ मिलकर अलग अलग जगह से बंदूक की नोक पर 6-7 स्टाम्प खरीदवाए और अंगूठे लगवाए। इतना ही नहीं, पिछले 1 माह से तीनों ही अग्रवाल मित्र मुझे जान से मारने की धमकियां दिलवा रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं पीड़ित इंद्रलाल टेलर की कहानी इन्हीं की जुबानी। मेरी सुखाड़े सर्कल पे करोड़ों रुपए की संपत्ति जमीन धोखे से अशोक पिता सिद्धार्थ पिता अशोक अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, इन्होंने धोखे से मेरी जमीन हड़प ली करोड़ों रुपए की और जो लिखा पढ़ी वगैरह सब जो की थी 1 रुपया उसमें से दिया नहीं। इन्होंने मात्र 51,000 का चेक 1 और 1 लाख का चेक देके 2.5 करोड़ रुपया आज दिन तक नहीं दिए और उसकी शिकायत मैंने लोकायुक्त सचिवालय जयपुर को की तो अवैध निर्माण चल रहा, पानी अभी तक पानी निकल रहा उस बिल्डिंग में पूरा पानी, उसके फोटो खींच के मैंने सचिवालय जयपुर लोकायुक्त को भेजी। उसके बारे में इसने मेरे पीछे गुंडे लगा दिए दुनिया भर के, मेरा जीना आराम कर दिया है। इसके लिए मेरे को गांव छोड़ना पड़ा है, मेरे को हर महीने 15 दिन 2 महीने में मकान उदयपुर से इधर खाली करना पड़ रहे हैं। मेरे बाल बच्चे पोता वगैरह कोई भी स्कूल नहीं जा सक रहे हैं और बहुत मुश्किल से मैं सरकारी विभाग में रिपोर्ट नहीं दे सक रहा हूँ और जहाँ जाता हूँ तो इसके गुंडे पीछे रहते हैं, मोटरसाइकिल पे मुंह बंधे हुए, बिना नंबर की मोटरसाइकिलें और रात दिन पीछे लगे हुए हैं। अभी भी मैं बहुत मुश्किल से चारों तरफ देख के ये आया हूँ। मेरे साथ कोई भी किसी भी टाइम कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है। कई बार इसने धमकी दिलाई कि तेरा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा मैं, वहाँ के केस उठा दे लोकायुक्त वाला, तो ये कर दे वो कर दे। मेरा जीना पूरा हराम कर दिया है और मैं बहुत मुश्किल से रह रहा हूँ। मार्केट में रहना हराम कर दिया है मेरा। किसके पास आ गया? आज तो मैं एसपी साहब के पास में और कलेक्टर साहब के पास में तो रिपोर्ट देने आया हूँ बहुत मुश्किल से मैंने, और बाकी मैं रिपोर्टें डाकों से वगैरह भेज रहा हूँ। मेरा जीना आराम कर दिया है इन लोगों ने। क्या करते हो आप कलेक्टर और एसपी से? मेरे को मेरा न्याय मिले और ये मतलब इस बिल्डिंग में दुनिया भर का पानी अभी तक निकल रहा है और बिल्डिंग हल्ती डुलती हो गई है। इसके बारे में कहे तो कल उठ के कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस बिल्डिंग का काम रुकवाया जाए और उस बिल्डिंग को ध्वस्त करवाया जाए और मुझे मेरा न्याय मिला जाए। मेरे जो मांगते पैसे मुझे दिलाया जाए और मुझे संपूर्ण पूर्ण से न्याय मिला जाए। शिक्षकों की समस्याओं पर मंथन और उनके निराकरण के लिए सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव को तैयार करने को लेकर प्रदेश में शुक्रवार को अलग अलग जगहों पर शिक्षक संघों के अधिवेशन हो रहे हैं। इसी कड़ी में उदयपुर में भी राजस्थान माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन शुरू हुआ। इस अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। समारोह में राजस्थान माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ पूरे प्रदेश में जुड़े सभी शिक्षक मौजूद रहे। अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शिक्षकों की समस्याओं को अतिथियों के समक्ष रखा गया। हालांकि अधिवेशन में खुले सत्र के दौरान शिक्षकों की समस्याओं पर विस्तृत मंथन होगा। इसके बाद एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। अधिवेशन में यह बात जरूर निकलकर सामने आई है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने शिक्षकों की समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, अब उनको पूरा करने का समय आ गया है। अधिवेशन के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने साफ किया कि तत्कालीन सरकार ने शिक्षकों के साथ कई जगहों पर दुर्व्यवहार किया है, जिसका परिणाम यह रहा कि चुनाव के दौरान शिक्षकों ने कांग्रेस का साथ दिया और सरकार को पलट दिया। लेकिन अब प्रदेश सरकार की बारी है कि वह लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान दे और उनका निस्तारण कर शिक्षक वर्ग को राहत पहुंचाए। जो प्रांतीय अधिवेशन राज्य स्तरीय राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ का 39वां प्रांतीय अधिवेशन आज उदयपुर में शुरू हुआ है। सत्र के शुभारंभ में मुख्य अतिथि ने संबोधित किया है और जो इसके बाद खुले ही चर्चा होगी और 2 दिन जो शिक्षकों की मांगों के लिए मंथन होगा, क्योंकि नई सरकार का गठन है। पुरानी सरकार की नीतियों के खिलाफ सरकारी कर्मचारी ने भारी विरोध के उनको वोट दिया है और इस सरकार से उम्मीद से इस सरकार को चुना है और अब इस सरकार से उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई है और कुछ मांगे जो ज्वलंत मांगे थी, जिसके लिए शिक्षक संघ ने संघर्ष किया था, समय वृद्धि, आवासीय शिविर और जो पुराने स्कूल 25,000 स्कूल बंद कर दिए थे, स्टाफिंग पैटर्न में पद जो समाप्त कर दिए थे, उनको इस सरकार ने घोषणा पत्र में लिया। अब क्रियान्वयन की बारी सरकार की है। कर्मचारियों ने अपना काम कर दिया, सरकार चुन दी है, क्योंकि इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र है उसको संकल्प पत्र बताया और मुख्य सचिव को वो सौंपा है। अब हम ये
ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले वो हमारी सारी मांगे पूरी हो, तो निश्चित रूप से कर्मचारी लोकसभा के चुनाव में भी इस पार्टी को बहुमत दिलाएगा और निश्चित रूप से सरकार हमारे बारे में सोचेगी तो हम सरकार के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कर्मचारी और सरकार का चोली दामन का साथ होता है और वो साथ बीच में टूटता है तो निश्चित रूप से सरकार भी प्रभावित हो जाती है। शिक्षकों में वो ताकत है, वो सरकार को बदल भी सकते हैं और सरकार को रिपीट भी कर सकते हैं। जिले के सलूम्बर कस्बे के सकल जैन समाज द्वारा हाल ही आचार्य सुनील सागर के शिष्य मुनि मुदित सागर महाराज के लापता होने को राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि धर्मगुरु जैन मुनि मुदित सागर महाराज 23 जनवरी को गरनारजी के पहाड़ पर वंदना दर्शन करने गए थे, मगर अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, जिसको लेकर समस्त भारतवर्ष के जैन समाज इस बात से चिंतित है कि पहाड़ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने डेरा डाल रखा है जो कि मुनिराज का अहित कर सकते हैं। समाज यह भी मानती है कि मुनिराज किसी हिंसक पशु का कहीं शिकार न हो गए हों। बहरहाल जो भी घटित हुआ है, शांति प्रिय जैन समाज मुनिराज की स्वस्थता को लेकर चिंतित है। इस विषय की मांग करते हुए समाजजनों ने कहा कि इस पूरी घटना को लेकर सरकार एवं प्रशासन व्यक्तिगत रुचि लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति जब स्वयं इस मामले को अपने हाथों में लेंगे तो नतीजे सुखद आएंगे। इस मौके पर मुनि संघ कमेटी के अध्यक्ष धीरज भूता, मोहन जैन, प्रभुलाल गजेंद्र शाह, लक्ष्मीलाल ढलावत, कन्हैयालाल भीमावत, हीरालाल तोरावत, गजेंद्र दोषी, मनोहर सिंघवी, बादामी लाल, जयप्रकाश शाह, प्रद्युमन कोडिया, नरेश मालवी, गजेंद्र मालवी, धर्मेंद्र जैन, अमरचंद जैन, कन्हैयालाल, भगवती लाल, मुकेश सहित समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। गए थे मगर अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। इस बात से पूरे देश चिंतित है। समस्त भारतवर्ष की जैन समाज इस बात से चिंतित है कि पहाड़ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने डेरा डाल रखा है जो कभी भी मुनिराज का अहित कर सकते हैं। समाज ये भी मानते हैं कि मुनिराज किसी हिंसक पशु का कभी शिकार नहीं हो गए हैं। बाहर से जो भी घटित हुआ है, हम सभी भगवान महावीर एवं अहिंसा प्रेमी शांतिप्रिय जैन समाज मुनिराज की सकुशलता को लेकर चिंतित हैं। अतः आपसे उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330।
संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवा। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाए। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सलूम्बर के शीतलनाथ जैन मंदिर का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आगामी 5 से 11 फरवरी तक आहूत किया जाएगा। हाड़ी रानी की त्यागमयी ऐतिहासिक भूमि, अनेक जैन संतों की जन्मस्थली, सप्त जिनालयों से सुशोभित धर्म नगरी सलूम्बर के शांतिनाथ कॉलोनी में नवनिर्मित श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आचार्य वैराग्य नंदी गुरुदेव के सानिध्य में रखा जाएगा। इसके लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में बना भव्य डोम पांडाल बनकर तैयार हो चुका है। आयोजन की सभी धार्मिक क्रियाएं पंडित प्रदीप जैन, मधुर पंडित कमलेश सिंह भी मंत्रोच्चार के साथ होगी। पंचकल्याणक महोत्सव को लेकर नगर और समाज के लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। उदयपुर जिले के कानूड़ कस्बे में वन विभाग पैंथर व टाइगर की चकाचौंध में डूबा है। विभाग को प्रवासी परिंदों व उनके आरामगाह जलाशयों के संरक्षण को लेकर कोई परवाह नहीं है। वर्ष में एक बार बर्ड फेस्टिवल मनाकर महज औपचारिकता पूरी कर दी जाती है। विभाग द्वारा प्रवासी पक्षियों के संरक्षण व संवर्धन के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती रही हैं। विभाग की औपचारिकता में सहयोग के लिए कुछ पक्षी मित्रों को खुश करने के लिए इनाम तक बांटे जाते हैं, लेकिन इन जलाशयों पर कोई उपलब्धि बताए ऐसा कोई काम विभाग इन 3 वर्षों में नहीं कर पाया है। सालों से जो जलाशय प्रवासी परिंदों से गुलजार रहा करते थे, आज वह जलाशय विभाग की अनदेखी के चलते परिंदों की वीरानी झेल रहे हैं। ठंड के दिनों में अगर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय दिखते हैं और परिंदों के आवास स्थलों को सुरक्षित करने की डींगे हाँक कर चले जाते हैं, लेकिन बाद में इन जलाशयों पर विभाग का ध्यान नहीं रहता, जिससे दिन प्रतिदिन पक्षियों के आवास स्थल समाप्ति की कगार पर है। हमारे संवाददाता अशोक श्रीमाली ने कानूड़ के निकट पक्षी विहार बड़वाई तालाब के हाल जाने तो सामने आया कि जो तालाब वर्षों से प्रवासी पक्षियों से आबाद रहा करता था, आज वहां पक्षियों की वीरानी है, जिसकी कोई और वजह नहीं, विभाग की अनदेखी है। यह एक पहला जलाशय है जहां सबसे अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई गई हैं। यहां ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड सहित देशों के विदेशी सैलानियों ने तालाब पर रातें गुजारी है। बीते वर्षों में विभाग ने बड़वाई तालाब को प्रवासी परिंदों की आवास स्थली बनाने के लिए जिम्मेदारी ली। जिला कलेक्टर ने तालाब पर पहुंचकर दिशा निर्देश भी दिए, लेकिन किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और गत बारिश से पूर्व इस तालाब में अवैध खनन हुआ, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने विभाग सहित प्रशासनिक अधिकारियों को की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और पूरा तालाब विभाग की अनदेखी के चलते अवैध
अवैध खनन की भेंट चढ़ गया, जिससे पक्षियों के खाने के लिए चारे के बीज के साथ छिछले पानी में अचखेलियां करने वाले पक्षियों ने इस तालाब को इस बार नजरअंदाज कर दिया। अधिकारी से लेकर कर्मचारी सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हुए जमकर सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बस सरकारी आदेश मिलते ही पक्षी गणना सहित अन्य कार्य विभाग करने में लग जाता है, बाकी तो विभाग सोया ही रहता है। अलग अलग तरह के पक्षी आवास जैसे जंगल हुए, जलाशय हुए, थोड़े से रेगिस्तानी या क्षारीय जमीन, ऐसी जमीनों के जो आश्रय स्थल है वहाँ पे हमने अवलोकन किए। तो यहाँ कई आसपास जो ये छोटे छोटे गांवों में तालाब है, ऐसे उथले तालाब, इनमें अच्छे पक्षी आते हैं। जैसे यहाँ का बडूपा तालाब है, वो बहुत बढ़िया तालाब है। बडूपा तालाब में एक बीज माता पुराना स्थान भी है, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी है। और ऐसे जो ग्रामीण परिवेश वाले होते हैं जहाँ पे आसपास बबूल काफी होते हैं, ऐसी जगहों को पक्षी बहुत पसंद करते हैं। और जहाँ घास फूस, जली घास फूस होती है, उसमें सारस पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं टापू के रूप में, जलाशय में, जिनके तो ऐसे ग्रामीण परिवेश के जलाशय बहुत महत्व रखते हैं पक्षियों के आश्रय स्थली के रूप में। तो इनका शिकार से बचाव खुदाई ध्यान से करनी चाहिए, नियंत्रित तरीके से, घास फूस अंदर रहनी चाहिए और इसमें जहरीले रसायन का रिसाव ना हो या प्लास्टिक ना डाले जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसे तालाब की गहरी खुदाई हो जाती है ना पेटे की, तो उसमें से जलीय जीव जंतु, घास फूस, सारों के बीज गायब हो जाते हैं। तो ये जो पक्षी आते हैं इनको खाने पीने को नहीं मिलता है, तो ऐसा गहरा होने से एकदम से इनका आश्रय छिन जाता है, क्योंकि खाने को मिलता नहीं है, क्योंकि मछलियों के अंडे वगैरह सारे कुछ उस खुदाई के साथ चले जाते हैं। और घास फूस जो होती है, जली वनस्पति जिनको ये खाते हैं, जिनके अंदर जीवाणु या छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो सब जो इसमें आश्रय लेते हैं या पनपते हैं, वो सारे एक साथ खत्म हो जाते हैं। गहरा खुदाई नहीं होनी चाहिए, बिखरी हुई खुदाई छोटे छोटे हिस्सों में होनी चाहिए। और इसके अंदर घास और जो ये खजूर है, इनका बचाव करना चाहिए और बबूल का बचाव करना चाहिए इन जलाशयों के आसपास, है ना। तो अगली बार गहरी खुदाई बिल्कुल ना होने दे इसके पेटे की, बिखरी हुई खुदाई छोटे छोटे रूप में, कॉमर्शियल रूप में नहीं कि एक साथ कोई बड़ी लगातार ट्रक चल रहे हैं, इस तरह से नहीं, है ना। विश्वविद्यालय नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने के लिए विभागीय स्तर के सिस्टम को हटाकर विश्वविद्यालय स्तर के सिस्टम को लागू करने की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रधान सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा। इन छात्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने हाल ही सवर्णों के लिए संविधान में संशोधन करके आर्थिक आधार पर आरक्षण के प्रावधान को जोड़ा है, पर दलित, आदिवासी और पिछड़ों के आरक्षण पर हमला किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 13 पॉइंट विभागीय आरक्षण को सही ठहराने वाले फैसले पर चुप है। ऐसे में अब विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में आरक्षित वर्ग को कैसे नियुक्तियां मिल पाएगी। आज हम सभी ने जो केंद्र सरकार ने जो नियम निकाला 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, उसको लागू करके जो पुरानी जो व्यवस्था थी 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, उसको बंद करके ये नया सिस्टम लेके आए, जिसका हम विरोध करते हैं। और इस विरोध को दर्शाने के लिए हमने आज जिला कलेक्टर मुख्यालय में आज हमने प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर, राष्ट्रपति महोदय के नाम पर और प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे मानव संसाधन कल्याण मंत्री, उनके नाम पर हमने ज्ञापन दिया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि 13 पॉइंट जो रोस्टर सिस्टम है उसको बंद करके और 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम वापस लेके आए, ताकि जो आरक्षित वर्ग है उसको उनका पूरा जो आरक्षण का जो लाभ मिल सके। क्योंकि जो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम सरकार ने लागू किया, इसके लिए वो कहीं भी आरक्षित वर्ग के जो कोटा उसको कहीं पे भी पूर्ण रूप से वो उसके साथ वो न्याय नहीं करता है। अतः हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वो 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम वापस लाए और 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को बंद करें। मैं राजस्थान कृषि महाविद्यालय से पादप प्रजनन एवं आनुवंशिक विभाग में MSc कर रहा हूँ। आज हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले एक नया सिस्टम लागू किया है, जिसमें अपने पर जो टीचिंग स्टाफ की जो सिलेक्शंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने 200 सिस्टम एक पहले अपने रोस्टर सिस्टम लगता था वो बंद करके अपने 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू किया है, जिसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट को यूनिट माना जाएगा। जबकि 200 रोस्टर सिस्टम में पूरी MPUT यूनिवर्सिटी, जो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसको एक यूनिट माना जाता था, जिसके अंतर्गत जो सभी आरक्षित वर्ग थे उनको उनका प्रतिनिधित्व मिल पाता था। लेकिन अभी जो नया सिस्टम लागू है उसमें अपने एक विभाग होएगा, उसको एक यूनिट माना जाएगा, जिसमें अपने यूनिट के अंदर क्या होगा, कभी 13 सीटें आएगी नहीं, 13 सीटें आएगी नहीं। जो अपनी 14वीं जो सीट होती है वो आरक्षित वर्ग की ST की होती है, जो कभी हमारे को मिलेगी नहीं। 13 सीटें आने के बाद में फिर से वो 1 से चालू हो जाएगा। जो ये सिस्टम है, ये जो मतलब आरक्षित वर्ग है, उनका जो
उनका शोषण हो रहा है, उनका एक शोषण हो रहा है। आरक्षित है हम वर्ग, लेकिन हमारे को उस आरक्षित होने का कोई फायदा नहीं मिल रहा है इस चीज के अंतर्गत। तो आज हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे जो यहाँ के जिला कलेक्ट्रेट थे उनके सामने हमने वहाँ पे प्रदर्शन भी किया है और नरेंद्र मोदी जी के नाम हमने ज्ञापन भी दिया है। अगर इस पे उचित कार्रवाई होती है हमारे इस प्रदर्शन से तो हम खुश होंगे, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसके जो पूरे देश भर में व्यापी आंदोलन भी होंगे, जो कि पहले भी हो चुके हैं। हमारे जो आरक्षण था उसके साथ छेड़छाड़ करने पे पिछले साल 2 अप्रैल को हुआ था, जिस तरह से व्यापित है। धन्यवाद। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज के न्यूज हेडलाइंस पर। मोदी का लॉलीपॉप बजट उदयपुर वासियों को लगा स्वादिष्ट। लोगों ने कहा भले ही घोषणाएं चुनावी हो, लेकिन है तो राहतदार। हरियाणा की शेरनिया मुक्केबाजी में रही सबसे अव्वल। राजस्थान विद्यापीठ में 5 दिवसीय प्रतियोगिता का हुआ रंगारंग समापन। जेके फोर्टिस हॉस्पिटल ने अपने पर लगे सारे आरोप किए सिरे से खारिज। कहा पल पल की हालत से अवगत थे परिजन। और रसूखदार जमीनखोरों से परेशान पीड़ित पहुंचा पुलिस कप्तान की शरण में। जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं 3 दोस्त। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को। और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।